दोस्तों, अगर हम सुजुकी, BMW, फोर्ड, जनरल मोटर्स और दुनिया की कुछ दूसरी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स के मार्केट कैप को आपस में जोड़ भी दें, तब भी ये नंबर अकेले टेस्ला की मार्केट कैप से कम रह जाएगा। यहाँ तक कि सिर्फ 19 साल पहले शुरू हुई इस कंपनी ने 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कार कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस मुकाम पर पहुंचने के लिए टेस्ला ने विज्ञापन पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अब टेस्ला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इतनी सफल कैसे बनी और इलॉन मस्क के वो 3 सीक्रेट्स जिसने कि इस डूबती हुई कंपनी को बचाकर सफलता की बुलंदियों पर ला खड़ा किया, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को ही जानने वाले हैं। दोस्तों, टेस्ला कंपनी के अस्तित्व में आने की शुरुआत उस समय हुई थी जब साल 2000 के दौरान मार्क टारपेनिंग और मार्टिन एबरहार्ड नाम के 2 अमेरिकन इंजीनियर्स के मन में पहली बार अपनी खुद की ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करने का विचार आया था। दरअसल उस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेज रफ्तार से ग्रो कर रही थी और मार्क व मार्टिन दोनों ही इस बात को समझ गए थे कि आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। लेकिन साथ ही वे यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि जिस नेचुरल रिसोर्स यानी कि ऑयल पर यह पूरी इंडस्ट्री चल रही है, उसके भंडार दुनिया में अनलिमिटेड नहीं है। और एक अनुमान के अनुसार साल 2070 तक दुनिया से ये सारा तेल खत्म हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो दुनिया की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इसका कोई न कोई विकल्प खोजना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में मार्क और मार्टिन ने लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए यह सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसी कंपनी को शुरू करें जो कि बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स बनाए, ताकि फ्यूचर में ऑयल के खत्म होने का भी उनकी कंपनी पर कोई फर्क ना पड़े। और फिर यही इरादा मन में लिए उन्होंने 1 जुलाई 2003 के दिन अपनी कंपनी को स्थापित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने महान इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर टेस्ला मोटर्स रखा। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनी तो उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन अब बारी थी फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढने की। और इसी खोज के दौरान साल 2004 में एक ऑटो एक्सपो के अंदर उनकी मुलाकात इलॉन मस्क से हुई, जहां उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का आइडिया इलॉन के साथ में शेयर किया। अब चूंकि इलॉन खुद भी हमेशा दूर की सोच रखते हैं, तो ऐसे में उन्हें मार्क और मार्टिन का यह बिजनेस मॉडल पसंद आ गया और वे टेस्ला में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। और दोस्तों, इस तरह से फरवरी 2004 में कंपनी ने अपनी सबसे पहली फंडिंग के रूप में कुल $7.5 मिलियन जुटाए थे, जिसमें कि $6.5 मिलियन अकेले इलॉन मस्क ने ही दिए थे। और अपनी इस फंडिंग के जरिए वे टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से फंड आ जाने के बाद से टेस्ला ने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन शुरुआत में ही उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों का ट्रस्ट जीतना। दरअसल उस समय इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए बिल्कुल नया था, जिसके चलते लोग चाहकर भी इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदने का फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसके अलावा टेस्ला के शुरुआती मॉडल्स में डिजाइनिंग और प्रोडक्शन को लेकर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि टेस्ला को अपनी कार्स के लिए पार्ट्स बनाने से लेकर उन्हें असेंबल करने तक के सभी काम खुद ही करने पड़ते थे, जिससे कि उनकी कार्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और इन सभी परेशानियों की वजह से ही टेस्ला कुछ ही सालों में बैंकरप्ट होने की दहलीज पर पहुंच गई। हालांकि इन प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए समय समय पर कंपनी के CEO व मार्केटिंग हेड जैसे पदों को भी बदला जाता रहा, लेकिन कुछ भी करके कंपनी की प्रॉब्लम कम नहीं हुई। यहाँ तक कि साल 2008 में दोनों फाउंडर्स मार्क और मार्टिन ने भी कंपनी को छोड़ दिया। और दोस्तों, ये वो समय था जब टेस्ला लगभग खत्म सी हो गई थी। लेकिन तभी इसी दौरान इलॉन मस्क सामने आए और कंपनी के डिजाइनर, डायरेक्टर और CEO की पोस्ट को उन्होंने अकेले ही संभाल लिया। वे जानते थे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति हद से ज्यादा खराब है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी टेस्ला को बचाने में इन्वेस्ट कर दी। अब दोस्तों, इसे इलॉन का लक कहें या फिर उनकी मेहनत, लेकिन उनके आते ही कंपनी में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। दरअसल टेस्ला के CEO बनते ही इलॉन ने 3 ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुए। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने कंपनी से ऐसे एम्प्लॉयज को निकाला जो कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के मामले में बिल्कुल जीरो थे। और उनके ऐसा करने से कंपनी की 25% वर्कफोर्स कम हो गई थी, जिससे कि कंपनी का काफी सारा पैसा बचने लगा था। इसके बाद से इलॉन ने दूसरा बड़ा काम यह किया कि मार्क और मार्टिन ने टेस्ला के रोडस्टर मॉडल की जो कार्स क्रेडिट पर सेल की थी, उनमें से लगभग 2500 कार्स को उन्होंने वापस मंगवा लिया, जिससे कि कंपनी पर चढ़ा हुआ $40 मिलियन का बड़ा कर्ज उतर गया था। इसके अलावा इलॉन ने कंपनी के लिए तीसरा अहम काम यह किया कि
कि उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से टेस्ला के नाम पर $465 मिलियन का एक लोन पास करवा लिया था, जिससे कि कंपनी को आगे काम करने के लिए अच्छी खासी रकम प्राप्त हो गई थी। और साथ ही कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए साल 2010 में इसे पब्लिक भी कर दिया गया। हालांकि उस समय कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ $17 रखी गई थी, लेकिन फिर भी इसके जरिए टेस्ला ने $226 मिलियन की फंडिंग जुटा ली थी। और इस तरह से इलॉन के इन फैसलों से कंपनी के अंदर एक नई जान आ गई। अब दोस्तों, जो शेयर 2010 में लोगों ने सिर्फ 17 USD में खरीदे थे, वो आज के समय में पता है कितने की है? करीब 1100 USD की। और हम जानते हैं कि आने वाले समय में भी इलॉन मस्क के नेतृत्व में यह कंपनी आगे ही जाने वाली है। तो इलॉन मस्क के कुछ जरूरी कदम उठाने के बाद से जरूरत थी तो बस एक बढ़िया हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाने की। और ये काम साल 2012 में उस समय पूरा हो गया जब कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी सेडान टेस्ला मॉडल एस कार को लॉन्च किया था। क्योंकि इस कार के मार्केट में आने के बाद से टेस्ला ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी सेल्स साल दर साल लगातार कई गुनी बढ़ती चली गई। अब दोस्तों, टेस्ला की इस जबरदस्त सफलता के पीछे 3 बड़े रीजंस थे, जिसमें पहला रीजन यह था कि इलॉन ने टेस्ला को दूसरी आम ऑटोमोबाइल कंपनी से अलग बनाते हुए हमेशा ही इसे एक सॉफ्टवेयर सेंट्रिक कंपनी के रूप में प्रमोट किया। उन्होंने लोगों को यह यकीन दिलाया कि टेस्ला के हर एक अपग्रेड के साथ कस्टमर को नए फीचर्स और नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फिर एंड्रॉयड के किसी भी प्रोडक्ट को अपग्रेड करने पर हमें एक बिल्कुल नया यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। और दोस्तों, इस चीज की वजह से ही लोग बार बार टेस्ला की कार्स को खरीदना ही प्रेफर करने लगे। इसके अलावा टेस्ला की सफलता का दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कंपनी का 360 डिग्री इनोवेशन। दरअसल इलॉन ने कंपनी के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को ही जगह दी थी जो कि क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड रखते थे। साथ ही उन्होंने क्रिएटिव आइडियाज देने पर एम्प्लॉयज को बड़े बड़े इंसेंटिव व बोनस देने भी शुरू कर दिए थे, जिससे न सिर्फ कंपनी के डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, बल्कि साथ ही कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट बेहद क्रिएटिव व इनोवेटिव बन गया। और दोस्तों, अंत में इलॉन ने तीसरा अहम काम यह किया कि उन्होंने कस्टमर्स के लिए टेस्ला कार्स को खरीदने का बाइंग प्रोसेस हद से भी ज्यादा आसान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो टेस्ला की किसी भी कार को घर बैठे बड़े ही आसानी से ऑर्डर कर सकता है। और दोस्तों, यह प्रोसेस उतना ही सिंपल है जितना कि आज के समय में अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है। और साथ ही कस्टमर टेस्ला की आफ्टर सेल्स सर्विसेज व कस्टमर सपोर्ट को भी बेहद आसानी से ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, इस कदम की वजह से ब्रांड के साथ कस्टमर की लॉयल्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि जहां दूसरी कार कंपनियां 60 से 70% कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन कर पाती हैं, वहीं टेस्ला के लिए यह नंबर 90% तक पहुंच गया है। और इन्हीं सभी वजहों से आज टेस्ला मार्केट कैप के मामले में दुनिया की बड़ी बड़ी व 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कार कंपनियों को काफी पीछे छोड़ चुकी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही था।